Myself, Mohammad Aftab Amir. I am studying medicine at International University of Kyrgyzstan. आज हम डिस्कस करेंगे मेडिकल पीजी इन डेनमार्क। डेनमार्क में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आज पीजी इन डेनमार्क, यानी आप डेनमार्क में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं एमबीबीएस या एमडी के बाद, तो उसका क्या क्राइटेरिया और उनकी मेडिकल रेजिडेंसी में एंटर होने के क्या क्या प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा इसका जो प्रोसेस थोड़ा टफ है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ लेंथी है थोड़ा सा, यानी कि अब लेंथी क्या है, टफ नहीं, लेंथी क्या है इसमें। सबसे पहले आती है इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स के अंदर है कॉपी आईडी कार्ड एंड पासपोर्ट। आपके पास आपके पासपोर्ट की और आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और एक साथ उसके ए प्लस कॉपी होती है और साथ में नॉर्मल कॉपी होती है, वो होनी चाहिए होती है। उसके बाद आपकी डिग्री या डिप्लोमा। डिग्री तो आपके पास जो एमबीबीएस की डिग्री है, या फिर आपने कुछ जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी है ये, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री या डिप्लोमा के बाद हमें चाहिए होता है कंप्लीटेड एजुकेशनल फॉर्म। कंप्लीटेड एजुकेशनल फॉर्म में आता है कि ये बच्चे का ना ड्यूरिंग द डिग्री आपने कितने मार्क्स हर सब्जेक्ट में लिए हैं, कौन से मेडिकल मेन सब्जेक्ट थे, और उसके अंदर आपका क्या आपकी जो प्रोग्रेस थी, वो सारा एक गुड स्टूडेंट के तौर पे इतना सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए होता है, ये यूनिवर्सिटी आपको देती है। उसके अलावा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट यही है कि आप स्टूडेंट का बिहेवियर क्या था, स्टूडेंट एज अ स्टडी कैरियर के हिसाब से उसका क्या रिस्पॉन्स था, और उसके क्या मार्क्स आते थे टेस्टों में या वाइवा में, जो इसका हिसाब है। ये टेस्ट चाहिए होते हैं, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से मेनली होते हैं। उसके अलावा फर्स्ट 1 ईयर हाउस जॉब, 1 साल की हाउस जॉब भी आपको लाजमी करनी चाहिए पहले, फिर आप उनकी रेजिडेंसी में अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स फॉर स्पेशलिस्ट। अगर कोई स्पेशलिस्ट है, यानी कि किसी के पास पीजी है पहले ही, यानी उसने किसी और कंट्री से की हुई है और वो वहां पे अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स है, वो अपनी वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, और ये सारी भी चीजें उनके साथ होंगी। तो ये मेन रिक्वायरमेंट्स। इसका फिर आता है प्रोसेस, फिर आते हैं टेस्ट, और इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, प्रोसीजर है, वो सारा मैं आपको डिस्कस करूंगा आज। प्रोसेस के अंदर ईपीआईसी अकाउंट लॉगिन है, यानी कि आपने एप्लीकेशन का प्रोसेस आगे स्टार्ट कैसे करना है, आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरह आप इसके एंटर हो सकते हैं रेजिडेंसी प्रोग्राम में। ईपीआईसी अकाउंट लॉगिन। ईपीआईसी अकाउंट ईसीएफएमजी जो वेबसाइट है ना, उनका ये है वेबसाइट, उसके ऊपर जाके आपने लॉगिन करना है और फिर आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। इनकी जो वेबसाइट का आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये है। उसके बाद आपने वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आएगा, आपने उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने उधर फी पे करनी है, अप्रूव करना है, अप्रूव के बाद फी पे करनी है उनकी 1200 से 4500 डेनिस, उधर जो होती है उनकी लैंग्वेज डेनिस, उनमें चलता है उनका जो करेंसी है वो क्रोन। क्रोन में 1200 से 4500, 1200 से 1300 तक के दरमियान होता है नॉर्मल एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए फीस, और उससे ज्यादा जो होती है 4000 से प्लस होती है, वो स्पेशलिस्ट के लिए होती है। आपने अगर नॉर्मली कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट है, उसने 1200 से 1300 दरमियान उधर लिखी होती है फीस, वो अपने पे करनी है क्रोन में। एक क्रोन जो है ना, वो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 28 से 30 के दरमियान बनता है पीकेआर। तो इस हिसाब से आपको फीस का अंदाजा हो जाना चाहिए कि इतनी फीस है और ये आपने पे करनी है। उसके बाद आपने वो जो एक फॉर्म निकलता है ना लास्ट, उसको आपने प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवा के उसको आपने साइन करने हैं, उसको वहां भी सबमिट करना है फॉर्म को, और प्रिंट निकलवा के उसको साइन करके अपने पास भी रखना है, और जो आपने सबमिट करना है वो फॉर्म भी आएगा, उसको भी आपने निकलवा लेना है। तो 3 फॉर्म हो गए हमारे पास, 2 फॉर्म हो गए। सेंड आवर डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट। आवर डॉक्यूमेंट्स में 3 तरह की डॉक्यूमेंट्स होंगी, एक तो ये 2 तरह के फॉर्म, तीसरी डॉक्यूमेंट्स ये वाली रिक्वायरमेंट्स, ये जो पासपोर्ट है, डिग्री है, एजुकेशनल फॉर्म है, गुड स्टैंडिंग हाउस जॉब का सर्टिफिकेट है, और अगर स्पेशलिस्ट है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स। ये आपने सारी 3 तरह की डॉक्यूमेंट्स हैं, ईपीआईसी डॉक्यूमेंट्स इन्हें कहते हैं। ये आपने पोस्ट के थ्रू, दैट इज पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी, उधर पोस्ट उनकी यानी कि डाक के थ्रू उधर भेजनी है। और ये हमारे जो जिस इंस्टीट्यूट से हम पढ़े होते हैं, यानी जिस यूनिवर्सिटी से हम पढ़े होंगे, वो यूनिवर्सिटी भेजेगी ये सारी डॉक्यूमेंट्स भी लगा के, और ये भी। तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर होता है ये क्राइटेरिया कि वो
यूनिवर्सिटी का काम है ये भेजेगी सारा कुछ। यूनिवर्सिटी के साथ आप कॉन्टेक्ट करें, उनको ये सारा प्रोसेस बताएंगे तो यूनिवर्सिटी डॉक के थ्रू उनको ये डॉक्यूमेंट्स भेजेगी, वो खुद स्टडी करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद आती है इसके अंदर टेस्ट। टेस्ट कौन कौन से देने हैं? 3 तरह के तो लैंग्वेज टेस्ट हैं इसके अंदर, कोई इतना टफ नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना क्राइटेरिया रखा है कि लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हो तो आप लोगों के साथ इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा रिटन मेडिकल टेस्ट है, ओरल मेडिकल टेस्ट है। 3 लैंग्वेज टेस्ट हैं जिसके अंदर आपने पॉइंट्स लेने होते हैं 10 प्लस, 7 प्लस, 7 प्लस। और ये टेस्ट होते हैं डेनमार्क में, जो लैंग्वेज का टेस्ट है ये होते हैं मई जून में और नवंबर दिसंबर में, साल में 2 बार होते हैं ये डेनमार्क में। रिटन मेडिकल टेस्ट होता है, ये 4 घंटे का टेस्ट होता है। इसके रिटन है ये, इसके अंदर एमसीक्यू हो सकते हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं। और इसका जो है ना सिलेबस वगैरह वो नहीं वो देते, और उसका जो है कि कितने एमसीक्यू कहाँ से आएंगे, क्या उसका क्राइटेरिया, वो उसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन्फॉर्मेशन निकालूं, लेकिन बहुत कम इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो आपने वैसी ओवरऑल तैयारी करनी है। और ओरल टेस्ट है, ओरल टेस्ट है 2 घंटे का। उन्होंने आपसे सुनना है ओरली मेडिकल स्किल्स के बारे में, इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में, इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। 2 घंटे का ओरल टेस्ट है। ये होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, ये यूनिवर्सिटी है उनकी डेनमार्क की, तो उस यूनिवर्सिटी में ये टेस्ट होते हैं सारे। उसके बाद यहां तक आपको ये होना चाहिए कि हमारे पास 3 जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो होनी चाहिए हमारे पास। लैंग्वेज टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट है, लैंग्वेज है सबसे ज्यादा कंपलसरी, उसके बाद मेडिकल टेस्ट कंपलसरी, वो आपने क्लियर कर दिया। उसके बाद डेनिश हेल्थ लेजिस्लेशन, कि आपने उनके जो है ना रेजिडेंसी उसमें एंटर होना है किस तरह। इनके बाद इसके बाद क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताऊंगा इनके रेजिडेंसी प्रोसीजर के बारे में। पहले हमने डिस्कस किया था कि उनका क्या रिक्वायरमेंट्स है एग्जाम के बारे में और उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। अब इनका लास्ट है जी रेजिडेंसी प्रोसीजर। इसके अंदर हम किस तरह, यानी एक तो होता है कि आपने उनकी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है, दूसरा ये है कि आपने मेडिकल टेस्ट दिए हैं, आपने उनकी एज अ प्रैक्टिशनर आपने बनना है, तो उसके लिए आपने अप्लाई करना है। 2 प्रोसेस इकट्ठे चल रहे होते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिशनर बन जाते हैं फिर आपको रेजिडेंसी भी मिल जाती है। तो रेजिडेंसी के लिए ये होता है कि आपने सारे अपने फॉर्म्स भी इकट्ठे ही भेजने होते हैं। पहले यूनिवर्सिटी विल सेंड फॉर्म्स टू डेनिश हेल्थ एंड मेडिसिन अथॉरिटी। ये जो आपके जितने भी फॉर्म्स मैंने बताए हैं, कुछ आपने खुद ऑनलाइन भेजने हैं और कुछ आपकी यूनिवर्सिटी ने उनकी पोस्ट को भेजने होते हैं। तो एक सील्ड एनवेलप में उनकी पोस्ट को आपकी यूनिवर्सिटी ने इस एड्रेस पे भेजने हैं, जो स्पेसिफिक एड्रेस होता है पोस्ट एड्रेस। ये तो था ना डेनिश हेल्थ एंड मेडिसिन अथॉरिटी को, उनका जो पोस्ट एड्रेस है वो ये एज इट इज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऐसे ही आप लिखकर उनकी पोस्ट एड्रेस पे इनको भेज सकते हैं टू डेनमार्क। तो उसके अलावा लास्ट वैक्सीन फॉर्म सेंट बाय द अथॉरिटी, जो आपकी स्पेसिफिकली यानी आपने किसी भी मुल्क से स्टडी की है, उसके बाद आपने वहां पे हाउस जॉब वगैरह भी की है, प्रैक्टिस या ट्रेनिंग की है 1 साल की, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपकी यूनिवर्सिटी भेजेगी फॉर्म्स के साथ उनकी अथॉरिटी को, ये भी साथ भेजना लाजमी है। और हाउस जॉब तो वैसे भी लाजमी होती है, भेजनी है उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद जब आप ये अथॉरिटी इनको वेरीफाई कर देगी ना आपको, उसके बाद आप लैंग्वेज टेस्ट देंगे। लैंग्वेज टेस्ट आप उसके बाद आप पोस्ट को एड्रेस भेजेंगे अपना सारा, अपना प्रैक्टिस लास्ट यानी कि हाउस जॉब का भेजेंगे अपना सारा डेटा उन्हें। उसके बाद आपको इजाजत होगी आपको रिटन और ओरल एग्जाम दे, उसके बारे में आपको मैंने पहले बताया कि वो एक 4 आवर का है, 2 आवर का है, तो आप ये देंगे। उसके बाद जब आपको वो एलिजिबल कर देंगे कि आप डेनमार्क में एज अ नॉर्मल डॉक्टर पहले वर्क कर सकते हैं, तो आपको 12 मंथ की ट्रेनिंग, क्लिनिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। क्लिनिकल ट्रेनिंग में ये है कि वो आपको चेक करते हैं, आपको पॉइंट्स देते हैं कि आप किस हद तक अच्छे डॉक्टर हैं। उसके बाद 12 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद आपको एज अ जनरल प्रैक्टिशनर आपको एक ओहदा दे देते हैं। उसके बाद आपको उनकी जो है नॉर्मली एज सिटीजन आप ट्रीट किए जाते हैं, आपकी ईयरली पे लगती है, ईयरली आवर्स में वर्क लगता है आपका। उसके अलावा आप उनके साथ उनके हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि मैंने परमानेंट यहाँ पे वर्क करना है, मेरी सालाना इतनी मेरी पे होगी। उसके अलावा आप उनके साथ ये भी बात अपनी लिख लें, उनके साथ मुआहदा कर लें कि मेरा जो होगा साल में इतनी मेरी छुट्टियां होंगी, इतना मैंने वर्क करना है, इतनी मेरी पे होगी ईयरली। उसके अलावा अगर मैं इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहूँ तो वो भी उनकी अथॉरिटी के साथ आप बात कर लें कि मैं इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता हूँ। तो डेनमार्क में ये प्रोसेस सारा लेंथी था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली पीपल्स के लिए ठीक है, लेकिन जब आप यूरोपियन यूनियन में एक बार एंटर हो जाते हैं ना सब प्रोसेस करने के बाद, फिर आपके लिए ये होता है कि आप और आपकी आने वाली नस्लें इजीली यूरोप इजीली घूम सकती हैं बाय ट्रेन। जब आपका पासपोर्ट आ जाता है फिर तो आप पूरे के पूरे यूरोप में एलिजिबल होते हो, दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट 3 पासपोर्ट्स में आपका शुमार हो जाता है। तो उनकी इकोनॉमी भी स्टेबल है एज इट इज, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट है अनदर।
तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप बाय स्टार्टर बनाना चाहें डेनमार्क में भी। और ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ स्पेसिफिकली ये होती है कि आपको इसके बारे में गाइडलाइंस दी जाए किस तरह आप एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मसले मसाइल होते हैं लोगों को अपनी डिग्रियों के, उनके अंदर हेल्थ सर्टिफिकेट्स के और उसके अलावा क्रिमिनल कोड्स के, वो सब चीज़ें ऐसे ऐसे जब आप एक चीज़ के अंदर एंटर होते हैं तो आपको ऐसे ऐसे समझ आ जाती है। तो ये सारी गाइडलाइंस हाउ टू डू पीजी इन डेनमार्क और हाउ टू गेट मेडिकल रेजिडेंसी इन डेनमार्क थ्रू योर मेडिकल डिग्री. So this was all about the PG in Denmark. Thank you.